हेलो बच्चों, वेलकम टू द न्यू क्लास ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। लास्ट क्लास में हम लोग ने कहा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस भी डिस्कस करेंगे अलोंग विद बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस, लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस नहीं हो पाए। सो उसके लिए मैंने एक आज का लेक्चर डेडिकेटेडली इसी के लिए बनाया है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो केमिकल रिएक्शंस के बेसिकली मैं चार टाइप में उनको कैटेगराइज कर सकता हूँ। देयर आर मोर टाइप्स बट फॉर नाउ वी कैन क्लासिफाई देम इनटू 4 टाइप्स। द फर्स्ट टाइप इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन और यू कैन कॉल इट एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन इज द फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, the third type is called displacement reaction and the fourth is called double displacement reaction. So now let us start with a combination reaction. तो combination reaction में क्या होता है कि आपके पास दो substances हैं, दोनों react करते हैं, combine करते हैं and they give you a single product. So two reactants combine to give you a single product is called addition reaction. तो उसको अगर मुझे जनरली अगर कहना है, जनरल रिएक्शन लिखना है उसका, तो मैं लिखूंगा A प्लस B विल गिव मी AB। अभी देखो AB एक ही प्रोडक्ट है, कंबाइंड A और B दोनों कंबाइन हो जाते हैं, इसीलिए A और B कंबाइन होकर आपको AB मिलता है। तो इस रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं, एडिशन भी कह सकते हैं ना। देखो A और B ऐड होके AB बन जाते हैं। सो दिस इज अ जनरल रिएक्शन टू रिमेंबर कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता क्या है। ठीक है, तो अगर मुझे डिफाइन करना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन को तो मैं कैसे करूंगा? सो आई कैन से दैट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे दो हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, फिलहाल हम लोग सिर्फ दो वाले देखते हैं। ठीक है, सो इन दिस फर्स्ट रिएक्शन देखो हम लोग को क्या देखना है। HCl प्लस अमोनिया गिव्स अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड को सैल अमोनियक भी बोलते हैं, SAL अमोनियक, सैल अमोनियक। तो ये रिएक्शन दरअसल होता क्या है, लिखने के लिए तो काफी इजी है। HCl प्लस NH3 दोनों का ऐड कर लो, कंबाइन कर लो, NH4Cl हो गया। लेकिन ये होता कैसे? तो करना इसमें यह है कि आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा सा डाइल्यूट HCl डाल दीजिए। ठीक है, एंड दूसरा आपको एक ग्लास रॉड लेना है जिसको अमोनिया सोल्यूशन के अंदर आपने ऑलरेडी डिप किया है, अमोनिया सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो अब अमोनिया सोल्यूशन के अंदर जब डिप किया हुआ ग्लास रॉड को आपको इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर लाना है। कब लाना है? जब आपने इसको टेस्ट ट्यूब को हीट करना शुरू कर दिया है। तो बेसिकली आपके पास ये टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर थोड़ा सा डाइल्यूट HCl लिया है आपने। ठीक है, उसको आपने हीट कर रहे हो नीचे से, तो क्या होगा? HCl इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, HCl के वेपर्स बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। अब वो ही HCl के वेपर्स यहाँ पे ग्लास रॉड के अमोनिया के वेपर्स के साथ कांटेक्ट में आएंगे एंड सडनली वो ग्लास रॉड में से ना एकदम सफेद वाला धुआं निकलेगा, एकदम बढ़िया वाला। तो वो सफेद सफेद धुआं निकलेगा तो कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है? तो पहले याद रख लो कि HCl के जो वेपर्स होते हैं ना वो दिखते नहीं है। ठीक है, दे आर इनविजिबल टू द आई। अमोनिया के वेपर्स आर ऑल्सो इनविजिबल। ठीक है, लेकिन जब दो इनविजिबल वेपर्स कंबाइन हो रहे हैं तो आपको विजिबल स्मोक दिखेगा व्हाइट कलर का। वो स्मोक किसका है? अमोनियम क्लोराइड का। तो देखो रिएक्शन दरअसल ये होता है, HCl वेपर्स विच आर इन द गैसियस फॉर्म रिएक्ट विथ अमोनिया वेपर्स। वो ग्लास रॉड को अमोनिया सोल्यूशन में डिप किया था ना, तो उसके अंदर से अमोनिया गैस रिलीज होता है। तो वो अमोनिया गैस और HCl गैस रिएक्ट करके दे फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। इसको लिख लो, इसके ये रिएक्शन लिखोगे, हर एक कंपाउंड का नाम उसके नीचे लिखोगे ताकि आपको याद रहे। ठीक है, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड के वेपर्स। ठीक है, अमोनिया गैस, ठीक है, विल गिव यू अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। अभी ये अमोनियम क्लोराइड जो है ना वो सॉलिड फॉर्म होता है। तो आप बोलोगे सर स्मोक दिख रहा है ना वाइट वाइट, तो सॉलिड कैसे है? तो वो सॉलिड इसीलिए है क्योंकि वो स्मोक के अंदर अमोनियम क्लोराइड के छोटे छोटे पार्टिकल्स है। ठीक है, दे आर वेरी स्मॉल बट दे आर सॉलिड्स। तो ये अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन वैसे हो जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो HCl प्लस ये दोनों ऐड होके एक कंपाउंड बन गया। सो कैल्शियम ऑक्साइड को टेक्स्ट बुक में स्लेट लाइम बोला है,
लेकिन दैट इज रॉन्ग, उसको स्लेक लाइम नहीं कह सकते। स्लेक लाइम एक्चुअली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोला जाता है। तो छोटा सा वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहाँ पे गलत नाम दे दिया है, ठीक है, तो आप उसको करेक्ट कर लेना। सो कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड क्विक लाइम। तो क्विक लाइम को, थोड़ा सा चूने का पाउडर को मैं अगर पानी में डाल के उसको मिक्स कर लूंगा तो मुझे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, जो कि जिसको हम लोग स्लेक लाइम बोलते हैं। तो इसका नाम स्लेक लाइम है, इसका नाम क्विक लाइम है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये दोनों को सिंपली ऐड करना है, तो आपको क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन है कि नहीं, A + B gives AB, ठीक है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज मैग्नीशियम + ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये कैसे होता है, इसमें आपको वही मैग्नीशियम का एक सिंपल सा स्ट्रिप लेना है, उसको जलाना है, कैंडल के फ्लेम से आप जला सकते हो उसको। तो जैसे ही जलाओगे ना, वो एकदम ब्राइट व्हाइट लाइट से जलेगा, स्मोक होगा थोड़ा बहुत, एंड नीचे व्हाइट कलर का पाउडर फॉर्म होते जाएगा। वो पाउडर किसका है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो इसमें ऑक्सीजन कहाँ से आया, अब याद रखो, कोई भी चीज को जब आप जलाते हो तो बेसिकली आप उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हो। वो ऑक्सीजन कहाँ से आता है, एयर में जो ऑक्सीजन होता है वो होता है, ठीक है। सो मैग्नीशियम का स्ट्रिप इज सॉलिड, ठीक है, उसको आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाए जो कि गैसियस फॉर्म में है, तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है, विच इज इन द सॉलिड फॉर्म। सो ये रिएक्शन को इग्नाइट करना पड़ता है मैग्नीशियम को बेसिकली आपको। तो मैग्नीशियम सॉलिड प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस ऑन इग्निशन। इग्निशन क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ऐसे ही मैग्नीशियम की वायर को रखूंगा तो उसका ऑक्साइड नहीं बनेगा, उसको इग्नाइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो वापस वही रिएक्शन है, एडिशन, A + B gives AB। आयरन सल्फाइड और सल्फर को बहुत ज्यादा हीट करना पड़ता है, तो जब ज्यादा हीट करोगे तो दोनों कंबाइन हो जाते हैं, बनता है आयरन सल्फाइड, ठीक है। नाउ सिमिलर रिएक्शन है, आयरन + क्लोरीन गैस विल गिव यू आयरन क्लोराइड, FeCl3, ठीक है, जिसको हम लोग फेरिक क्लोराइड भी बोलते हैं। अब मुझे कैसे पता चला कि ये फेरिक क्लोराइड है, सिंपल बात है, देखो आयरन का वैलेंसी क्लोरीन को मिलेगा, क्लोरीन का वैलेंसी आयरन को मिलता है, तो क्लोरीन का वैलेंसी क्या है, -1, तो फिर क्लोरीन के नीचे 3 आया है, मतलब ये फेरिक होगा, मतलब आयरन का वैलेंसी +3, जो हायर वैलेंसी है उसको मैं इक बुलाऊंगा तो ये फेरिक हो गया, तो इसका वैलेंसी क्या होगा, +3, तो ये +3 क्लोरीन के यहाँ पे गया, ये -1 यहाँ पे गया, ये क्लोरीन यहाँ पे आया, ये +3 क्लोरीन के नीचे गया। सो दिस इज हाउ यू राइट फेरिक क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का, फेरिक क्लोराइड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक ट्यूब लेना है, ठीक है, एक ट्यूब के अंदर दोनों, उसके साइड दोनों एंड्स ओपन होते हैं, ठीक है, इट इज जस्ट अ ग्लास पाइप, दोनों साइड पे आप रबर कॉर्क इंसर्ट कर दो, दोनों के अंदर होल डाल दो, ठीक है। अब रबर कॉर्क एक साइड से डालने के बाद आपने थोड़ा सा आयरन फाइलिंग्स को अंदर डाला है, दूसरे साइड से भी रबर कॉर्क को डाल दिया है, उस रबर कॉर्क के अंदर से एक छोटा सा होल है जिसके अंदर आपने पाइप डाला है, उस पाइप के अंदर से आप क्लोरीन गैस पास करोगे। तो इसका अगर डायग्राम बनाना है तो मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, तो ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका ट्यूब हो गया, ठीक है, यहाँ पे वो आयरन फाइलिंग्स है, ठीक है, उसको आपको थोड़ा सा हीट करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे वो रबर कॉर्क है जिसके अंदर से समझ लो ये वो रबर कॉर्क है, एंड यहाँ पे भी एक रबर कॉर्क है, ठीक है, ताकि ये एरिया सील हो जाए। अब इसके अंदर से एक पाइप जाएगा एंड यहां से भी एक पाइप बाहर निकलता है, ठीक है। तो अब क्या होगा इससे कि ये यहाँ के इस पाइप के अंदर से आपको क्लोरीन गैस को भेजना है, ठीक है, और ये क्या है, आपकी आयरन फाइलिंग्स है। तो जब ये आयरन फाइलिंग्स को गर्म करूंगा ना, लाल लाल हो जाएंगे, और फिर जब क्लोरीन गैस को इसके ऊपर से पास करूंगा तो ये रिएक्शन हो जाएगा एंड दिस विल फॉर्म फेरिक क्लोराइड, ठीक है। नाउ ये ऐसे रिएक्शन होता है, इमेजिन करने के लिए मैंने आपको ड्रॉ करके बताया। अब कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड को जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हो, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड को जब आप थोड़ा हीट करके उसको उसके ऊपर से ऑक्सीजन गैस पास करोगे, या फिर सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को खुले में रख के आप उसको गर्म कर दो,
ठीक है, तो वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। तो वापस ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। देखो A plus B gives AB, कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी इन द गैसियस फॉर्म, ऑक्सीजन विल बी इन द गैसियस फॉर्म, विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये मैंने बैलेंस रिएक्शन लिखा है, अगर समझ लो इसको बैलेंस करना होता तो कैसे होता था, हम लोग पहले क्या लिखते थे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हम लोग को पता है। अब इसको बैलेंस करना है, तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, और यहाँ पे कितने हैं, 3 है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ऑक्सीजन को 2 + 1 और यहाँ पे लिखूंगा 2, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस ऑक्सीजन को, यहाँ पे जो सिंगल ऑक्सीजन है यहाँ पे ये वाला 1 + 2 लिखता हूँ, चलो 1 + 2, इसको मैं इंटू 2 कर दूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी मुझे इंटू 2 करना पड़ेगा तभी बैलेंस होगा। तो यहाँ पे मैं इंटू 2 करता हूँ तो ऑक्सीजन मेरे 4 हो गए, लेकिन कार्बन भी 4 हो गए, तो यहाँ पे मुझे 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं 2 करता हूँ तो मेरे कार्बन भी 2 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गए। तो देखो ऑक्सीजन कितने हो गए लेफ्ट साइड पे, 2 + 2 कितने हो गए, 4। यहाँ पे 2 × 2 = 4, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। कार्बन देख लेते हैं, यहाँ पे कितने कार्बन है, 2, यहाँ पे कितने हैं, 2, तो बैलेंस हो गया, ठीक है। फिर एक और रिएक्शन है, लेड सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू लेड सल्फेट, ठीक है। इसका नाम क्या है, लेड सल्फाइड, IDE, D फॉर डोंकी, ठीक है, आइड आएगा इसमें। सो लेड सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स लेड सल्फेट। 8 मतलब ऑक्सीजन का सबसे हाईएस्ट कैरिंग कैपेसिटी को हम लोग 8 बुलाते हैं। तो सल्फर का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम कितना है, 4, इसलिए SO4 को हम लोग सल्फेट बुलाते हैं, ठीक है। ये सब हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था। सो लेड सल्फाइड सॉलिड स्टेट में लोगे, उसको आप हीट करोगे तो वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल गिव यू लेड सल्फेट। अभी ये लेड सल्फाइड जो होता है ना, वो ब्लैक कलर का पाउडर होता है, उसको आपको एक कांच की डिश में ले लो, उसको गर्म कर लो, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वो गरम लेड सल्फाइड जो ब्लैक कलर का, वो धीरे धीरे व्हाइट होता जाएगा। मतलब क्या है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके लेड सल्फेट बनाते जा रहा है। तो जो भी व्हाइट टर्न हो गया है दैट इज ऑल लेड सल्फेट। थोड़ा सा ब्लैक बचा है अभी भी, वो भी लेड सल्फाइड है, उसको थोड़ी देर और गर्म करोगे तो वो भी ब्लैक कलर से व्हाइट कलर हो जाएगा, मतलब वो लेड सल्फाइड से लेड सल्फेट बन जाएगा। तो देखो ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गया, ठीक है। सो दिस इज अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम लोग देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जब आप एक कंपाउंड, एक रिएक्टेंट विल गिव यू 2 or more than 2 products, so then that reaction is called a decomposition reaction. क्या होता है, a chemical reaction in which a single reactant gives 2 or more products is called decomposition reaction, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, एक ही प्रोडक्ट है आपके पास AB, वो अंडर सर्टेन कंडीशंस आपको 2 प्रोडक्ट्स देगा, A और B, A सेपरेट B सेपरेट, ठीक है। तो ये ऐसे ही नहीं दे देता, उसके लिए देयर आर सर्टेन कंडीशंस, कुछ तो आपको करना पड़ेगा। तो जैसे कि पानी है, वाटर, अभी वाटर को मैं ऐसे ही रखूंगा तो क्या मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे देगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता ना। नहीं तो हम लोग का सब बॉटल का पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता था। तो वो कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो आपको एक टम्बलर लेना है, उसके अंदर आप 2 इलेक्ट्रोड्स डाल दो, ठीक है, और दोनों को एक बैटरी से कनेक्ट कर दो, और जो पानी है उसके अंदर 2-3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब क्या करना है, वो बैटरी से आपको करंट पास करवाना है दोनों इलेक्ट्रोड्स के थ्रू। तो क्या होगा, वो पूरे सोल्यूशन के अंदर, इसको मैं रब करके बना दूं, ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा। ये शायद से हम लोग ने लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में किया था, आई एम नॉट टू श्योर दो, शायद ICSE वालों को पढ़ाया था, मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो ये आपका टम्बलर है जिसके अंदर पानी है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड्स डाल दिया आपने इसके अंदर, ठीक है, इसको आपने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, वाटर प्लस डाइल्यूट H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब क्या होगा कि जैसे ही करंट पास होगा ना इसके अंदर से, तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि H2O में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन भी है, लेकिन दे आर कंबाइंड, दे आर नॉट सेपरेट। लेकिन जब करंट पास करता हूं
ठीक है। इस सोल्यूशन के अंदर थोड़ा सा मैंने पानी के अंदर थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद जब करंट पास करता हूँ तो मुझे हाइड्रोजन गैस सेपरेटली इवॉल्व होता हुआ दिखता है और ऑक्सीजन गैस सेपरेटली इवॉल्व होता हुआ दिखता है। मतलब क्या, वाटर डिकम्पोज हो गया इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। डिकम्पोज हो जाना मतलब एक तरह से स्प्लिट हो जाना, ठीक है, दोनों जुदा जुदा हो गए, ठीक है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो अभी कैल्शियम कार्बोनेट का देखते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है आपका, दिस इज नथिंग बट मार्बल, ठीक है, अपना मार्बल का जो फ्लोरिंग होता है ना वो, जिसको शाबार टाइल्स भी बोलते हैं, ठीक है। सो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड को मैं एक डिश में रख के उसको गर्म करता हूँ। कितना गर्म करना पड़ेगा, 1000 डिग्री सेल्सियस तक। तो 1000 डिग्री सेल्सियस तक जब मैं गर्म करूंगा ना, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाएगा इनटू टू थिंग्स। एक है कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड है, व्हाइट कलर का पाउडर, जिसको हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं क्विक लाइम। क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये देखो कैसे हो जाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन अगर मैं अच्छे से लिखना है तो आप एक काम कर लो, पॉज करके ना ये पूरा टेबल बना लो, ठीक है। अब क्योंकि मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैंने समझा दिया है, इसको मैं इरेज करके ना मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन यहाँ पे करने वाला हूँ। तो आपको चाहिए तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन कॉपी दिस मच, ठीक है, एंड देन एटलीस्ट आई इरेज दिस पार्ट। तो देखो ये आपने जो रिएक्शन देखा है ना वो यहाँ पे दरअसल हो रहा है। तो मैंने थोड़ा सा कैल्शियम कार्बोनेट एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया है, उसको एक रबर कॉर्क फिट कर दिया है। अब उस रबर कॉर्क के अंदर एक होल है, तो मैंने क्या ये यू शेप का एक मैंने पाइप डाल दिया है, ठीक है। अब क्या होगा, दूसरा एंड जो पाइप का है उसको भी मैंने एक रबर कॉर्क के थ्रू एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला है। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, लाइम वाटर, मतलब क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जब कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे मैंने डाला है उसको जब मैं गर्म करता हूं, देखो यहाँ पे हीट कर रहा हूं इसको, ठीक है, हीट। जब इसको मैं हीट करूंगा तो क्या होगा, इट विल स्टार्ट टू डिकम्पोज, ठीक है, वो स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाएगा। किसमें, दो चीजों में। इट विल स्प्लिट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो सॉलिड फॉर्म में इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर बच जाएगा, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, वो यहाँ पे जो इवॉल्व हो रहा है वो यहाँ पे इवॉल्व हो के इस पाइप के थ्रू इस टेस्ट ट्यूब में आएगा। अब इस टेस्ट ट्यूब में क्या रखा है हम लोग ने, लाइम वाटर रखा है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को जब मैं लाइम वाटर के अंदर ब्लो करूंगा, जो कि यहाँ पे हो रहा है ना, हम लोग ने वो एक्सपेरिमेंट किया था बचपन वाला, याद है, लाइम वाटर को ब्लो किया था तो इट टर्न्स मिल्की। तो सेम चीज यहाँ पे हो जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड जब इस लाइम वाटर के अंदर मिक्स होगा, ठीक है, इट विल रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट अगेन, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो दिस कॉजेज द लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि भाई यहाँ पे जो बच गया वो कैल्शियम ऑक्साइड है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुआ था वो यहाँ से पास होके यहाँ पे इस लाइम वाटर को उसने मिल्की टर्न कर दिया। तो दिस इज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो लिबरेटेड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है और कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है आपका, क्विक लाइम, ठीक है। तो सिमिलर एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो विथ दिस C12H22O11। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं शुगर, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली क्या करना होता है, आप थोड़ी सी शुगर ले लो एक डिश में, ठीक है, और उस डिश को आप हीट करो, ठीक है। जब आप उसको हीट करोगे ना, वो शुगर मेल्ट होके पूरा काला काला एक स्लाइम टाइप का एक छोड़ के जाएगा, ठीक है। और उसको और हीट करोगे तो स्लाइम भी बाद में एकदम पाउडर हो जाएगा ब्लैक कलर का। तो वो ब्लैक कलर का पाउडर जो होता है दैट इज नथिंग बट योर कार्बन। एंड पहले वो स्लाइमी था वो कार्बन, बाद में वो एकदम पाउडर बन गया। क्यों स्लाइमी क्यों था, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा बहुत पानी भी था, तो कंटिन्यूस हीट करने से वो पानी भी उड़ गया। तो बेसिकली शुगर को जब आप हीट करते हो, शुगर इन द सॉलिड स्टेट व्हेन हीटेड इट डिकम्पोजेस टू गिव यू कार्बन प्लस वाटर। तो 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन प्लस 11 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनता है,
एंड दैट वाटर इज इन द गैसियस स्टेट, ठीक है, उसके वेपर्स बन के वो इवेपोरेट हो जाता है. सो अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन. ए बी गिव्स ए प्लस बी. ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, 2 और मोर कंपाउंड्स, तो उसका मैंने एक एग्जांपल दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट का. ठीक है, NaHCO3. व्हाट इज दैट? सोडियम बाइकार्बोनेट. तो सोडियम बाइकार्बोनेट जब उसको मैं हीट करता हूं तो इट डिकम्पोजेस टू गिव मी सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स, आई मीन व्हेन हीटेड इट गिव्स सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये रिएक्शन दरअसल होता क्या है, इसको मैं ऐसे बनाता हूं. देखो, NaHCO3 और NaHCO3. ठीक है, अब क्या होगा, 2 NaHCO3 लिए मैंने. अभी देखो ये रिएक्शन दरअसल होता कैसे. ठीक है, तो यहां का एक हाइड्रोजन, यहां का एक हाइड्रोजन, दोनों आपस में इन लोग के साथ बॉन्ड ब्रेक कर लेंगे. तो हाइड्रोजन ने क्या कर दिया है, अपना CO3 के साथ बॉन्ड तोड़ दिया है. ठीक है, और HCO3 का क्या है चार्ज, माइनस है, Na का प्लस है. ठीक है, ऐसा ही है ना. HCO3 बाइकार्बोनेट का वैलेंसी क्या होता है, -1, सोडियम का है +1. तो ये दोनों एक प्लस एक नेगेटिव है, इसीलिए चिपक जाते हैं, तो एक आयोनिक कंपाउंड बनता है, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट. अब होता क्या है, देखो इसमें ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आपस में बोलेंगे कि चल हम दोनों मिलके भाग जाते हैं, एक ऑक्सीजन को भी भगा लेते हैं और वाटर बना लेते हैं. तो अब देखो क्या होगा. ठीक है, तो अब ये दोनों हाइड्रोजन मिलके किसी एक कार्बोनेट मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन चुरा लेंगे. ठीक है, तो ये समझ लो इस वाले का एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चुरा दिया, तो इसका एक ऑक्सीजन चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CO2 बन गया. ठीक है, तो अब ये हाइड्रोजन इसका एक ऑक्सीजन लेके, ठीक है, बन गया H2O. अब ये CO3 की जगह पे बन गया CO2. ठीक है, अब यहां पे देखो क्या बच जाता है, तो आपका H2O एक बन गया, एक CO2 बन गया. अब बचा क्या है आपके पास, सोडियम है 2 और एक CO3 मॉलिक्यूल है. तो ये दोनों मिला के इस कार्बोनेट मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, भाई तेरे 2 वैलेंसीज बाकी हैं, तो हम लोग कर लेते हैं उसका भी सेटिंग. तो देखो Na का कितना चार्ज है, 2+, तो Na+ और Na+, ये दोनों मिलके कार्बोनेट जिसका वैलेंसी कितना होता है 2-. तो देखो इसका दोनों का मिला के कितना पॉजिटिव चार्ज हुआ, +2. CO3 का कितना चार्ज हुआ, -2. तो दोनों कंबाइन होके क्या बनेंगे, Na2CO3. समझ में आया ये रिएक्शन कैसे होता है. ठीक है, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं. ठीक है, पहली बार आप ये सब देख रहे हो कि हो कैसे रहा है, कौन किधर से स्प्लिट होके किसके साथ भाग रहा है, तो मैं फिर से एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं. इनकेस नहीं समझाओ तो वापस से देख लो, कोई बात नहीं. तो मैंने यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaHCO3 लिया, तो उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, NaHCO3, और यहाँ पे लिख देता हूँ NaHCO3. अब इस CO3 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, CO2 प्लस एक ऑक्सीजन, समझ लो. ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या होगा, ये दोनों हाइड्रोजन मिलके इस ऑक्सीजन को चुरा लेंगे. तो देखो ये दोनों हाइड्रोजन ने मिला के इस ऑक्सीजन को चुरा लिया. तो अब क्या बन गया, एक H2O बन गया और एक आपका CO2 बन गया. तो H2O और CO2 तो बन गया आपका. अब ये क्या है, बचा कौन कौन, एक सोडियम बचा, दूसरा सोडियम बचा और एक पूरा CO3 बचा. ठीक है, अब CO3 जो है कार्बोनेट आयन, उसका चार्ज कितना होता है, -2. तो यहाँ पे क्या बच गया, CO3, उसका चार्ज 2-, और यहाँ पे सोडियम प्लस और एक और सोडियम प्लस. तो ये दोनों पॉजिटिव इस नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करेंगे, दोनों पास में आएंगे और बोलेंगे क्या, चलो हम लोग बॉन्ड बना लेते हैं,
2 पॉजिटिव, मैं नेगेटिव, हम लोग दोनों ने अट्रैक्ट कर दिया, तो हम दोनों मिलके क्या बन गए, Na2CO3। समझ में आए? तो ऐसे ही Na2CO3 बनता है। सिमिलरली ZnCO3 में भी यही होता है कि ZnCO3 में से क्या हो जाएगा, इस जिंक कार्बोनेट को जब मैं हीट करता हूं तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो इसका ब्रेकडाउन कैसे होता है वो भी देख लो। ठीक है, यहां पे मेरे पास क्या है, ZnCO3 है, राइट। ZnCO3 को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना, ZnCO2 प्लस O। ये तुम लोग के समझने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जिंक क्या करेगा, इस CO3 के ऑक्सीजन को चुरा के भाग जाएगा, बोलेगा मेरे को जिंक ऑक्साइड बनने का। तो ये जिंक ऑक्साइड बन गया और ये CO2 बच गया, जो कि गैस बन के निकल गया। समझ में आया ये? ठीक है, दिस इज हाउ थर्मल डिकम्पोजिशन हैपेंस। थर्मल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सभी जगह पे हम लोग को हीट करना पड़ा। दिस इज इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं। जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करके कोई चीज को डिकम्पोज करते हो तो उसको इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन बोलते हैं, ठीक है, जिसको यहां पे मैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर बोलूंगा। अब लास्ट वाला सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड को मैं एक डिश में ले लेता हूं, इसका जो पाउडर है उसको मैं डिश में ले लूंगा, ठीक है। प्लेन व्हाइट कलर का पाउडर होता है, उसको जब मैं सनलाइट में एक्सपोज कर दूंगा ना तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे मुझे आई कैन सी के थोड़े 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 ग्रीनिश येलो फ्यूम्स निकल रहे हैं जो कि क्लोरीन गैस है। और ये जो व्हाइट कलर का पाउडर है वो धीरे धीरे सिल्वरिश ग्रेइश हो रहा है। मतलब क्या है कि सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज हो रहा है टू फॉर्म सिल्वर एंड क्लोरीन। सिल्वर क्लोराइड विल डिकम्पोज टू गिव यू सिल्वर एंड क्लोरीन गैस, ठीक है। अभी इसको बैलेंस करने के लिए देखो कैसे होता है। मुझे सिर्फ रिएक्शन पता है कि AgCl विल गिव मी सिल्वर एंड क्लोरीन। अभी क्लोरीन हमेशा Cl2 होगा, अकेला क्लोरीन नहीं हो सकता, ठीक है। नेसेंट क्लोरीन एटम नहीं होता है नेचर में, इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो वो हम लोग को कैसे लिखते हैं कि क्लोरीन हमेशा जोड़ी में होता है, Cl2, इट इज अ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। डायएटॉमिक मतलब 2 एटम वाला मॉलिक्यूल है, तो इसलिए हमेशा इसको हम लोग Cl2 ही लिखेंगे। अब देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। कि देखो यहाँ पे क्लोरीन के 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको मैं 2 कर देता हूँ। तो ये सिल्वर कितना हो गया, 2 सिल्वर हो गया इसकी वजह से, और यहाँ पे कितना है, 1 ही सिल्वर है, तो यहाँ पे भी मैं 2 कर देता हूँ, तो आपका रिएक्शन बैलेंस हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक कंपाउंड है, उसको गर्म करो या हीट करो या फिर उसको उसके अंदर से करंट पास कर दो या फिर उसको सनलाइट में रख दो। वो एक कंपाउंड जब हीट, इलेक्ट्रिसिटी या सनलाइट में रखने से डिकम्पोज होकर आपको 2 कंपाउंड देते हैं, काफी बार 3 भी देता है। देखो यहाँ पे 3 दिया है, ठीक है, 2 और मोर कंपाउंड्स, तो इसको मैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल सकते हैं। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है ना कि एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे कम रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है। इट इज लाइक सिंपल कंसेप्ट है कि आपके घर पे अगर कोई काम करने आता है, ठीक है, काम वाली बाई, अभी तो लॉकडाउन के चलते सबकी मम्मियों की हालत खराब हो गई है, सबको खुद से ही करना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन जब लॉकडाउन नहीं था, जब हमारे घर पे जब काम वाली रेगुलर आती थी तो मम्मी क्या करती थी, उसको ऑब्जर्व करती थी। फिर मम्मी को किसी ने, पड़ोसी आंटी ने बोला कि हमारी काम वाली तो बहुत ज्यादा अच्छा काम करती है। तो आपकी मम्मी ने क्या किया, वो कम अच्छा काम करने वाली काम वाली को निकाल के ज्यादा अच्छा काम करने वाली काम वाली को लेके आए। तो मतलब जो ज्यादा एफिशिएंट है, जो ज्यादा अच्छे से काम करता है, उसको आप रखना चाहोगे। सेम चीज केमिस्ट्री में भी होता है। जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है ना, वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को निकाल देता है, तब बोलता है भाग जाओ इधर से, नहीं मांगता है। सो दिस इज द स्टोरी। देखो, A इज द मोर रिएक्टिव एलिमेंट, उसको जब मैं BC के साथ रिएक्ट करता हूं ना, तो BC में जो B है, ठीक है, वो लेस रिएक्टिव है। तो क्या करेगा, A जो है वो BC में जाएगा और BC में से B को भगाएगा और AC बन जाएगा खुद। तो इसने क्या किया, इस कंपाउंड में BC में जो B है उसको निकाल दिया। क्यों? क्योंकि A उससे ज्यादा रिएक्टिव था, तो उसने इसको निकाल दिया और बोलता है कि A अभी मैं C के साथ मैं बैठूंगा, तो ये AC बन गया और B अकेला रह गया। तो इसमें लेस रिएक्टिव कौन है, जो अकेला पड़ गया बाद में, जिसको निकाल दिया गया,
दैट इज बी। मोर रिएक्टिव कौन है, दैट इज ए। तो ये देखो, ये 3 एग्जाम्पल्स है, 3 या 4 एग्जाम्पल्स है, उसको मैं बेसिक समझा देता हूँ क्या होता है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट पाउडर जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, उसको पानी में डाल दो, मिक्स करो, पूरा सोल्यूशन ब्लू कलर का हो जाएगा। उसके अंदर जिंक का मैं पाउडर डालूंगा ना, तो धीरे धीरे वो ब्लू कलर का सोल्यूशन है ना ट्रांसपेरेंट होते जाएगा, मतलब पानी के जैसा कलरलेस हो जाएगा। तो हुआ क्या बेसिकली, जो कलर है ब्लू कलर, दैट इज बिकॉज ऑफ कॉपर आयंस। ठीक है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में कॉपर के आयंस बन जाते हैं। कॉपर के आयंस कैसे, कॉपर सल्फेट जो है CuSO4, उसको जब मैं पानी में डालूंगा तो इट विल डिसोसिएट टू फॉर्म Cu+2 एंड SO4 2-। तो अब ये जो Cu+2 आयंस जो होते हैं ना पानी में, इसके वजह से क्या होता है, आपको ब्लू कलर मिलता है सोल्यूशन को। ठीक है, अब क्या होगा, जब मैं जिंक को इसके अंदर डालता हूं तो जिंक भाई साहब आके क्या बोलेगा, जिंक भाई साहब आके बोलेगा सल्फेट को, बोलते तू क्या कॉपर के साथ बैठा है, कॉपर 2+ है ना, कोई बात नहीं, मैं 2+ बन जाता हूं। तो ये क्या करेगा, ये बन जाएगा Zn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्या किया है उसने, उसने अपने जानबूझ के 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया तो ये Zn+2 बन गया, और ये सल्फेट SO4 2- है। तो ये बोलेगा अरे वाह जिंक, तू तो ज्यादा स्ट्रांग है कॉपर से, मैं तेरे साथ जुड़ जाता हूं। तो कॉपर +2 का कोई इज्जत नहीं रहेगा। ठीक है, तो अभी जिंक प्लस और SO4 2-, Zn2+ और SO4 2- कंबाइन होके जिंक सल्फेट बन गया। ठीक है, तो अब क्या है, अब सोल्यूशन में जो कॉपर आयन है वो भी फ्री बैठे हैं, कुछ काम नहीं है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भी ऐसे फ्री घूम रहे हैं। तो ये कॉपर आयन इसको क्या बोलेगा, देख मैं तो आयन बन गया हूं, मेरे ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, अगर तुम दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे साथ आ जाओ तो मेरे ऊपर का पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, क्योंकि +2 और तुम्हारा चार्ज 2-, 2-, तो +2 - 2 कैंसिल हो जाएगा, और मैं कॉपर आयन से कॉपर एटम बन जाऊंगा और मुझे शांति मिल जाएगी। तो क्या होगा, तो ये जो कॉपर आयंस है ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ऐड होके कॉपर एटम बन जाते हैं। कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा कॉपर एटम। अब कॉपर एटम तो सॉलिड होता है, तो इसीलिए कॉपर के सॉलिड पार्टिकल्स आपको प्रेसिपिटेट होते हुए दिख जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, ये जो मैंने समझाया है ना कॉपर सल्फेट का, ठीक है, ऐसा टेक्स्ट बुक में है नहीं, उतना डेप्थ में आपको नहीं दिया है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है, उसको जब मैं पानी में डालता हूं तो क्या बन जाता है, Cu2+ एंड SO4 2- बन जाता है। अब जब जिंक है, जिंक को इसके अंदर डालूंगा तो जिंक क्या बनेगा, जिंक बन जाएगा Zn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो Zn2+ SO4 के साथ कंबाइन होके जिंक सल्फेट बन जाएगा। क्यों, क्योंकि जिंक ज्यादा स्ट्रांग है भाई, वो इसको बोलेगा भाई तू उसको छोड़ मेरे साथ आ जा, उसको ज्यादा जोर से अट्रैक्ट करेगा तो SO4 इसके साथ चिपक जाएगा। समझ रहा है ना, ये देखो पॉजिटिवली चार्ज आयन है, ये नेगेटिवली चार्ज आयन है, दोनों अट्रैक्ट करेंगे। तो आप बोलोगे कि सर कॉपर भी तो पॉजिटिव आयन है, वो और सल्फेट भी अट्रैक्ट करने चाहिए, सही बात है, लेकिन ये उसको ज्यादा जोर से अट्रैक्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसीलिए जिंक सल्फेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, कॉपर बेचारा अकेला रह जाएगा। तो कॉपर बोलेगा मैं आयन बन के क्या करूं, मेरी तो जिंदगी नष्ट हो गई, मेरा तो लाइफ बर्बाद हो गया। बोलता है कि मैं एटम बन जाता हूँ और संन्यास ले लेता हूँ। तो ये इसको एटम बनने के लिए 2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। देखो एटम का कोई चार्ज नहीं होता, अभी ये फिलहाल आयन है, क्यों, क्योंकि इसके पास चार्ज है। तो इसके चार्ज को रिलीज करने के लिए क्या करेगा, ये 2 जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दिए थे ना, उसको ये एक्सेप्ट करके कॉपर एटम बन जाएगा। कहाँ गया भाई, हाँ ये, ठीक है। सो दिस इज हाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हैपेंस। सेम चीज यहां पे भी होती है। मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो क्या करेगा, मैग्नीशियम आके हाइड्रोजन की जगह पे बैठ जाएगा एंड हाइड्रोजन को फुटा देगा उधर से, बोलेगा भाग इधर से। ठीक है, तो मैग्नीशियम यहाँ पे घुस गया, बन गया मैग्नीशियम सल्फेट, और यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो बेचारा अलग आके अलग हाइड्रोजन गैस बन गया। अब ये कैसे हुआ, ये रिएक्शन, इसको भी समझते हैं हम लोग। ठीक है, सो मैग्नीशियम का वैलेंसी क्या होता है,
मैग्नीशियम का वैलेंसी इज +2। ओके, तो मैग्नीशियम को जब मैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डालता हूँ तो मैग्नीशियम का पाउडर ले लो आप, ठीक है, या तो उसका स्ट्रिप ले लो, पाउडर लोगे तो भी चलेगा, बेटर रहेगा। मैग्नीशियम के पाउडर को मैं एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन के अंदर डाल देता हूँ, तो क्या होगा, मैग्नीशियम वापस जिंक के जैसा ही हरकत करेगा, वो अपना आयन बना देगा Mg2+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तभी तो ये Mg2+ बनेगा, राइट। अब सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4, ठीक है, ये आपको देता है 2H+ प्लस SO4 2-, ठीक है, SO4 2-। अब ये क्या करेगा, अभी हाइड्रोजन के जो आयन है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, सल्फेट के जो आयन है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन मैग्नीशियम इज मोर अट्रैक्टिव, वो ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को बोलेगा चल मैं इसको ज्यादा जोर से अट्रैक्ट करता हूँ तो मैं इसको लेके जाऊंगा, तो ये मैग्नीशियम और ये सल्फेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो देखो मैग्नीशियम का वैलेंसी क्या हो गया, Mg+2, सल्फेट क्या है SO4 2-। देखो दोनों का वैलेंसी अदला बदली होगा, इसका वैलेंसी इसको जाएगा, इसका वैलेंसी इसको जाएगा, लेकिन दोनों का वैलेंसी सेम है तो लिखने का जरूरत नहीं। तो आपका क्या बन जाएगा, कंपाउंड मैग्नीशियम सल्फेट बनता है। कहाँ गया, ये रहा। अब ये 2 H+ मॉलिक्यूल H+ आयंस आपस में बात करेंगे, बोलेंगे यार इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास भी नहीं है, तो तू क्या कर रहा है, तो बोलते हैं एक काम करते हैं, ये जो 2 हाइड्रोजन आयंस है ना, ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो दोनों हाइड्रोजन आयन से क्या बन जाएंगे, दोनों हाइड्रोजन एटम बन जाएंगे। अब हाइड्रोजन एटम अकेला तो सर्वाइव कर नहीं सकता नेचर में, आपको नेसेंट हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, तो ये दोनों हाइड्रोजन एटम आपस में मिलके क्या बोलेंगे कि चल भाई तू भी हाइड्रोजन, मैं भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन भाई भाई, और हम लोग एक मॉलिक्यूल बना देते हैं हाइड्रोजन का H2, जो कि होता है आपका गैसियस स्टेट में, तो इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो सिंपल तरीका ये है समझने का कि मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम का वैलेंसी और सल्फेट का वैलेंसी कंबाइन करके मैग्नीशियम सल्फेट लिख दो, और जो बच गया वो हाइड्रोजन उसको अलग से गैस बना के लिख दो। अंदर क्या चल रहा है वो मैंने यहाँ पे समझा है, ये नहीं भी समझते हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद रखना है सिर्फ ये रिएक्शन, ठीक है। टेक्स्ट बुक में ये सब कहानी आपको एक्सप्लेन नहीं किया है, दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस इनसाइड, ठीक है। अब आयन का भी सेम कहानी है, आयन भी पानी इस सोल्यूशन कॉपर सल्फेट के अंदर डालोगे तो ये भी अपने आयंस छोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देगा। अब फेरिक के आयन सल्फेट को फेरस के आयन सल्फेट को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे तो फेरस सल्फेट बन जाएगा, और कॉपर को अकेला रहना पड़ेगा। तो देखो दिस इज मोर रिएक्टिव, तो ये इसको बाहर निकाल देगा, बोलेगा भाग इधर से, ये बेचारा बाहर निकल गया, तो अब ये क्या हो जाएगा, आयरन और सल्फेट कंबाइन हो जाएंगे, आयरन और सल्फेट बन जाएगा आपका फेरस सल्फेट, ठीक है। और ये कॉपर बेचारा बाहर निकल गया, वो अकेला रह गया, दैट इज कॉपर। सो मोर रिएक्टिव आयरन रिप्लेसेस लेस रिएक्टिव कॉपर। देखो कॉपर सल्फेट में कॉपर को रिप्लेस कर दिया, आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर बेचारा अकेला रह गया, ठीक है। तो कॉपर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। सेम चीज लेड भी वही काम करता है, मोर रिएक्टिव लेड रिप्लेसेस लेस रिएक्टिव कॉपर, तो कॉपर रिप्लेस होके यहाँ पे चला जाता है और लेड यहाँ पे कंबाइन हो जाता है सल्फेट के साथ, लेड सल्फेट बन के, ठीक है। लेड का वैलेंसी +2 होता है, सल्फेट का वैलेंसी -2, इसीलिए PbSO4 नीचे कोई नंबर नहीं दिखता है, ठीक है। So this completes our displacement reaction. A more reactive element replaces a less reactive element. ठीक है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है ना, इसको मुझे कहने को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। इसको कहते हैं हम इसकी बीवी उसके साथ, तो ए की बीवी कौन है, बी, सी की बीवी कौन है, डी, तो अभी ए की बीवी दूसरे के साथ, डी के साथ, बी की बीवी सी के साथ, इसकी बीवी उसके साथ, उसकी बीवी इसके साथ। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच
ions of two different compounds are exchanged to form a precipitate. ठीक है, तो अभी देखो A combined, A is the cation, B is the anion. यहाँ पे CD में C is the cation, D is the anion. cation क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज. anion क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज. तो cation कौन है? C. anion कौन है? D. तो एक का cation दूसरे के anion को अट्रैक्ट करके अपने साथ बना लेगा, और दूसरे का cation पहले वाले के anion के साथ, दूसरे का cation C पहले वाले के अनायन के साथ जुड़ जाएगा, तो सी बी बन जाएगा और यहाँ पे ए डी बन जाता है, अदला बदली हो जाता है आयंस का. इट इज वेरी सिंपल रिएक्शन. ठीक है, और ये रिएक्शन में क्या है ना, दो सॉल्यूशंस को ही मिक्स करना होता है, सॉलिड सॉलिड मिक्स होके नहीं होता है, ये याद रखना है ये रिएक्शन. तो कभी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखो तो हमेशा एक्वस लिखना ही रिएक्टेंट साइड पे. तो देखो यहाँ पे सिंपल हम लोग के टेक्स्ट बुक में भी दिया था कि पोटेशियम क्रोमेट का एक्वस सोल्यूशन को जब आप बेरियम सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन के साथ मिक्स कर देते हो, दोनों को मिक्स कर दो, हिला लो, तो क्या बनेगा आपका. देखो अभी पोटेशियम इज द कटायन और सल्फेट, कहां गया भाई लाल पेन? अरे इधर ही तो था, लाल पेन किधर रख दिया? गिर गया. ओके, वही सोचो मैं, लाल पेन गया किधर? और क्रोमेट क्या है? नेगेटिव है. बेरियम यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव, और ये नेगेटिव है सल्फेट. तो अभी देखो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो सल्फेट और पोटेशियम दोनों मिलकर पोटेशियम सल्फेट बना देंगे. अब इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो बेरियम और क्रोमेट मिलके बेरियम क्रोमेट बना देते हैं. अब बेरियम क्रोमेट का क्या होता है ना, प्रेसिपिटेट हो जाता है. मतलब क्या है, दो सॉल्यूशंस हैं, दोनों का आपने मिक्स किया, आपने देखा था कि भाई किसी में भी पाउडर ऑर्डर कुछ नहीं है. जब दोनों को मिक्स कर देते हो तो सडनली एक येलो कलर का पाउडर नीचे फॉर्म होता हुआ दिखता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है. वो येलो कलर का पाउडर किसका है? बेरियम क्रोमेट का है. ठीक है, वो येलो कलर किसके वजह से? क्रोमियम की वजह से आता है उसको. ठीक है, और पोटेशियम सल्फेट जो है वो एक्वस सोल्यूशन, बाकी का जो सोल्यूशन है येलो कलर का पाउडर को छोड़ के बाकी का लिक्विड क्या है? दैट इज योर पोटेशियम सल्फेट इन योर एक्वस सोल्यूशन. ठीक है, सो देखो अदला बदली हो रहा है, इसकी भी उसके साथ हो ही रही है. अब देखो दूसरा रिएक्शन में बनाता हूं, लेड नाइट्रेट और NaCl. लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन ले लो, NaCl का सोल्यूशन ले लो, दोनों को बाल्टी में मिक्स कर दो, स्टीयर करो, तो देखो क्या बनता है. इसकी बीवी उसके साथ, इसका कटायन कौन है? लेड, इसमें कटायन है, और यहाँ पे एनायन कौन है? क्लोरीन, तो क्लोरीन इज द एनायन. अब यहाँ पे एनायन कौन है? पहले वाले में नाइट्रेट इज द एनायन, उसका वैलेंसी कितना होता है? NO3 का -1 होता है. सोडियम का क्या होता है? प्लस. ठीक है, तो इसका पॉजिटिव इसके साथ जाएगा एंड इसका नेगेटिव इसके साथ जाएगा, अदला बदली, याद रख लो, सिंपल है बहुत. तो लेड क्लोरीन के साथ जुड़ के लेड क्लोराइड बना देगा, PbCl2. PbCl2 कैसे लिखते हैं? Pb का वैलेंसी +2, Cl का वैलेंसी -1. तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो क्या लिखोगे आप? Pb1Cl2. तो 1 तो लिखते नहीं है, तो हम लोग का फॉर्मूला बन जाता है PbCl2. अब लेड नाइट्रेट भी सिमिलरली लिखते हैं, लेड का वैलेंसी इज +2, नाइट्रेट का इज -1, तो उसका 1 यहाँ पे लेड के नीचे, लेड का +2 नाइट्रेट को पूरे को मिलता है. अभी सोडियम के साथ नाइट्रेट जाएगा, तो सोडियम का वैलेंसी +1, नाइट्रेट का वैलेंसी -1, तो NaNO3 हो जाता है. अब इसको सिर्फ बैलेंस करना है, तो देखो यहाँ पे क्लोरीन 1 है, यहाँ पे 2 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 डाल रहा हूँ. तो यहाँ पे 2 डालने की वजह से क्या हो जाता है? सोडियम मेरे 2 हो जाते हैं, और यहाँ पे मेरा 1 ही था, तो यहाँ पे भी मैं 2 डाल देता हूँ. तो अभी क्या होगा? यहाँ पे 2 डालने से सोडियम तो 2 हो गया, लेकिन ये 2 NO3 को भी मिलता है पूरे को, और यहाँ पे NO3 भी पहले से 2 है, तो मेरा बैलेंस हो गया. तो इसको पूरा मैंने बैलेंस किया है. NO3 को, नाइट्रोजन को अलग, ऑक्सीजन को अलग नहीं गिना है. देखो जहां जहां पे NO3 साथ में दिखता है ना, तो उसको होल ही कंसिडर करना है, तो बैलेंसिंग फटाफट हो जाएगा. नहीं तो आप पागल हो जाओगे, इसमें ऑक्सीजन 6 है, इधर ऑक्सीजन 3 है, तो मैं क्या करूं? नाइट्रोजन इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन नाइट्रोजन 1 है. वैसा नहीं करने का. जहां पे नाइट्रेट सल्फेट वो दिखा, तो पूरे सल्फेट को बैलेंस करो. अगर पूरा का पूरा शिफ्ट होता है ना, तो पूरे को बैलेंस करने का. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे जिंक सल्फेट और अमोनियम कार्बोनेट. देखो इसका नाम क्या है? जिंक सल्फेट
अमोनियम, देखो NH4 है तो मतलब अमोनियम, CO3 मतलब कार्बोनेट, तो अमोनियम कार्बोनेट। तो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन ले लो, अमोनियम कार्बोनेट का सोल्यूशन ले लो, बाल्टी में डालो, मिक्स करो, देखो क्या होगा। अब जिंक जो है वो जाके रिएक्ट कर लेगा कार्बोनेट के साथ और बन जाएगा जिंक कार्बोनेट। ठीक है, तो जिंक कार्बोनेट कैसे बनता है देख लो, Zn का वैलेंसी +2, कार्बोनेट का वैलेंसी -2, तो दोनों का वैलेंसी अदला बदली होगा, दोनों सेम है तो लिखने का जरूरत नहीं, तो आपका जिंक कार्बोनेट बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा कंपाउंड बच गया, अब इसका सल्फेट बच गया, इसका पूरा सल्फेट बच गया और इसका पूरा अमोनियम बच गया। तो ये देखो, ये इसका नेगेटिव है और ये अमोनियम इसका पॉजिटिव है, तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, अभी अमोनियम का वैलेंसी मैंने आपको लिखाया था NH4 का वैलेंसी कितना था, इट इज अ मोनोवैलेंट आयन, तो मतलब NH का वैलेंसी इज +1, NH4 का पूरे का, हाइड्रोजन का या नाइट्रोजन का अकेले का नहीं, ये पूरे कॉम्बिनेशन का वैलेंसी इज +1, याद रखना। ठीक है, और सल्फेट का SO4 का वैलेंसी क्या है, -2 या 2- जिसको बोलते हैं हम लोग, 1+ और 2-। ठीक है, तो अब क्या होगा, वैलेंसी अदला बदली होगा, तो ये 2 पूरे इस अमोनियम को लगेगा, तो यहाँ पे 2 लग गया, ये 1 सल्फेट पूरे सल्फेट को लगेगा। अभी सल्फेट के नीचे 1 है तो हम लोग लिखते नहीं है जनरली, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, हमारा फॉर्मूला बन जाता है NH4 twice SO4। तो देखो इसको कैसे लिखते हैं, NH4 twice SO4। अब इसमें जो जिंक कार्बोनेट जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, इसीलिए मैंने डाउनवर्ड एरो लिखा है। ठीक है, और अमोनियम सल्फेट जो है, बाकी का जो लिक्विड है बाल्टी में, वो आपका अमोनियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है। समझ में आया ये? तो डबल डिकम्पोजिशन में हमेशा याद रखना है आपको कि एक प्रेसिपिटेट बनेगा, इसकी बीवी उसके साथ, और एक प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, यहां पे देखो बेरियम क्रोमेट प्रेसिपिटेट बना है, यहाँ पे आपका लेड क्लोराइड सॉलिड लिखा है, देखो सॉलिड मतलब ये प्रेसिपिटेट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लेड क्लोराइड आपका प्रेसिपिटेट हो जाता है, एंड इस रिएक्शन में आपका जिंक कार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो जाता है। देखो ये क्लास में मैंने थोड़े बहुत रिएक्शन है ना बाहर से भी लिए हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इसमें से काफी रिएक्शंस आपके टेक्स्ट बुक में है भी नहीं। ठीक है, तो आपको सारे रिएक्शंस बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है फॉर नाउ। जो टेक्स्ट बुक में जितने रिएक्शंस दिए हैं इस चैप्टर में, उतने सिर्फ लर्न कर लो, उसको कैसे बैलेंस करते हैं, कंपाउंड का नाम कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला कैसा होता है, तो आपका ये पार्ट एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपने ये लेक्चर ध्यान से देखा होगा। नहीं समझ में आया है तो वापस से थोड़ा रिवाइंड करके देख लो, प्रीवियस लेक्चर्स भी इस चैप्टर के जरूर देखना, उसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि कंपाउंड, ये सब भयंकर कंपाउंड के फॉर्मूलाज कैसे लिखते हैं वो आपको खुद से आना चाहिए। ठीक है, कंपाउंड का नाम लिखा है तो मतलब कंपाउंड का फॉर्मूला लिखा है, कंपाउंड का फॉर्मूला पढ़ के भी आपको नाम लिखने आना चाहिए, या अगर नाम दे दिया तो उसका फॉर्मूला लिखने भी आना चाहिए, वाइस वर्सा, दोनों भी चीज आपको आना चाहिए। ठीक है, तो वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास विथ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शंस, करोजन एंड रैंसिडिटी। ठीक है, छोटे छोटे 4 टॉपिक्स हैं, वो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। सो स्टडी हार्ड, स्टडी वेल, प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ and be happy. Thank you.